हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के इन्वायरमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि जितना भी इन्वायरमेंट सीरीज के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अभिमान एकेडमी ईवीएस का पेपर जो है हर बार फंसता है। तो आपके बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने की वजह से मैं आपके लिए जो आज का सेशन लेकर आया हूं वो पूरा रिवीजन सेशन यहां पर रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें इन्वायरमेंट सीरीज के यदि 30 क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होगा 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपका ईवीएस का आता है। तो मैं दोनों को ही सम्मिलित करते हुए यहां पर पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो आज लगभग 62वां सेशन है, 62वां सेशन ये होने वाला है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है जलवायु परिवर्तन का ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है या प्रदूषण है या ये सभी। तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें भी जलवायु को नुकसान पहुंचाती हैं, ओजोन परत भी पहुंचाती है, प्रदूषण तो है ही है। तो ये सभी चीजें यहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो आपको विशेष तौर पर ये चीजें यहां पर देखनी होंगी कि सभी चीजें हैं पर्यावरण को। आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है लाइकेन। लाइकेन होता क्यों है? लाइकेन समुद्र में एक तरह का सूचक है। यदि वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ जाए तो समुद्र में काई की मात्रा कम हो जाती है। तो लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का एक तरीके से सूचक कहा जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गैस या धान के खेत में कौन सी गैस होती है? तो देखिए, धान के खेत में होती है मीथेन गैस। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ूंगा, आप थोड़ा ध्यान दें। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जरूरी है? मतलब कौन सी गैस उत्तरदायी होती है वैश्विक तापमान में, ग्लोबल वार्मिंग में? तो ये देती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस 3 बढ़ गया है हमारा, और जो नेचुरल टेरिटरीज अपटेक है वो भी 3% बढ़ गया है। ये आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है? किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी धुरी पर घूम रही है इसलिए जलवायु चेंज होती है? तो आंसर है ये बताया था मिलुटिन मिलैंकोविच ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज करी थी, आपको पता भी होगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? वो हो जाएगी अपना एग्रीकल्चर। देखिए, इंडिया में तो आपको पता होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 65% जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेंट है। यदि बारिश अच्छी होती है तो हमारे भारत में फसलें भी अच्छी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी किसने? दी थी, ये दी थी जोसेफ फोरियर ने, ग्रीन हाउस गैसों की। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आप रेड एरिया देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ता जा रहा है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? देखिए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना इसका एक इंपोर्टेंट कारक है। अगला यहां पर हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि जो डायनासोर प्रजाति हमारे समय उस समय हुआ करती थी, हरित गृह प्रभाव क्या है ना। ये डायनासोर की प्रजाति भी क्यों खत्म होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो हरित गृह प्रभाव है वैश्विक तापमान में वृद्धि को लेकर। तो देखिए, ये कहा जाता है कि एक उल्का पिंड धरती से आकर टकराया और धरती पर बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से जो नामो निशान था जीवों का वो खत्म हो गया धरती से। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। तो है ना, तो आंसर यहां पर उपरोक्त की जगह यहां पर होना चाहिए उपरोक्त सभी। ये सभी जो है यहां पर ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट है। धान के खेत में मीथेन निकलती है, हंसाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, पृथ्वी पर सबसे नुकसान पहुंचाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। तीनों यहां पर नुकसान पहुंचाती है पृथ्वी को कहीं ना कहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का कारण है पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि। सवाल को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, पर आप अपना इरादा ना बदलें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन हाइड्रोजन प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है, और पर्यावरण में सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन ही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए, क्वेश्चन वही है, आपकी बार ऑप्शन चेंज कर दिया है, नाइट्रोजन। ये तीनों ही हरित गृह गैस हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंचाना। नाइट्रोजन का इसमें कोई रोल नहीं है, नाइट्रोजन ठंडी गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है?
सबसे ज्यादा सांद्र गैस कौन सी वायुमंडल में पाई जाती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो महत्तम सांद्रता है यही पर्यावरण को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो आंसर है सूर्य के पराबैंगनी किरण ओजोन ही उसको रोकती है, और ओजोन ही कारण है पृथ्वी पर जीवन का कहीं ना कहीं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन परत पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है? देखिए, अगर आपको ऊंचाई देखनी है तो पहले आप ये वाला पढ़ लीजिए। ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, और पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल हो जाएगा जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल के ऊपर हो जाएगा हमारा ओजोन लेयर, उसके ऊपर हो जाएगा समताप मंडल। तो कहीं ना कहीं 15 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। अब आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन में, ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। जी देखिए, ये आपका यहाँ पर 30 किलोमीटर, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर मतलब समताप मंडल के नीचे और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र दिया हुआ है कि हमारी सैटेलाइट कौन सी उसमें लगती हैं, बाह्य मंडल में लगती हैं ना, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल में उल्का पिंड टकराते हैं, इस तरह से। क्षोभ मंडल में हमारे में जितने भी पर्यावरण की क्रियाएं होती हैं सभी ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बादल का गरजना, वायुयान का उड़ना, ये सब। कुछ वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं ताकि समान तापमान रहता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? देखिए, यह ठंड प्रशीतक मतलब ठंड के रूप में कार्य करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गर्म गैस है, ठंड का काम ये नहीं करता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक किसके ऊपर है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन को किसमें मापते हैं? ओजोन को डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डॉप्सन में। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? तो ये आई थी सन 2008 में। और भारत को लेकर जलवायु सम्मेलन के लिए भारत ने कब हस्ताक्षर करे थे? 1986 में। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनकर तैयार हुआ था भारत का। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है? न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा उन 8 में नहीं है, बाकी ऊर्जा की बचत करना, वनीकरण, सौर ऊर्जा, ये सब उसका हिस्सा है। किस देश ने ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कार्बन टैक्स लगाया है? ये लगाया है सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन है बेसल थर्ड। देखिए, अब तो बेसल थर्ड की जगह बेसल 6 आ गया। बेसल 6 में ये था कि आप अपने यहाँ 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलाएंगे, तो भारत ने इसको आते ही लागू कर दिया था। और ये खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं, यही इसका। देखो, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, अगर लिख देता वाहनों से निकलने वाला धुआं तो आप तुरंत टिक लगा देते, लेकिन कहा गया है खतरनाक अपशिष्ट। किससे निकलते हैं? वाहनों से, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कावेरी बेसिन में स्थित है? देखिए, कावेरी बेसिन में जो स्थित है ये नहीं है, बाकी नागरहोल भी है, ये भी है, वायनाड भी है, सत्यमंगलम भी है। ये आपको तीनों पता होना चाहिए। 1, 3, 4 किसमें है? सी ऑप्शन में। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किसने शुरू किया था? ये शुरू करा था क्योटो प्रोटोकॉल ने। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट एक तरह से वर्ल्ड बैंक उन देशों को ज्यादा कम पैसे में मुआवजा देता है, या 1% की क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ा देता है बैंक से पैसे लेने की, जिनके यहाँ कार्बन का स्तर कम होता है। तो भारत इसका लाभ हर बार उठाता है। 50 से अधिक देशों में सर्वाधिक समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ है? देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता तैयार हुआ था 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल भी मौसम से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है? देखिए, ये प्रबंधन करता है कौन? हमारा वर्ल्ड बैंक। मैंने अभी आपको बताया था, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। और इसके गवर्नमेंट की कुछ इसके जो मेंबर हैं वो गवर्नमेंट्स होती हैं, नेशंस की, राष्ट्रों की। और ये पृथ्वी पर एकमात्र, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज द, पृथ्वी पर हर देश इसका सदस्य होता है। तो ये जो है एक तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर उत्तरदायी है। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? जलवायु आपात पहली बार करी थी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जो भूमंडलीय तापमान में कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव लेकर आया? वो लेकर आया ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले कौन लेकर आया था? इससे पहले लेकर आया था यूके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पड़ोसी और सुंदर देश भूटान को, और जो कि दुनिया में सर्वाधिक बूढ़ों का देश कहा जाता है और दुनिया में सबसे शांत देश भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल यह सरकार और व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम और प्रबंधन करने वाले अंतरराष्ट्रीय लेखा का समाधान है। पहला वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण और परिस्थिति का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण और परिस्थिति का जैविक घटक हो जाएगा वनस्पति।
अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी। देखिए ये इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल रखी है कि इकोलॉजी कहते किसे हैं। जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय उसके वातावरण के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु वनस्पति और एक निश्चित वातावरण में रहता है। परिस्थिति इस तथ्य का पता लगाते हैं और जीव आपस में पर्यावरण के साथ साथ किस तरह से क्रिया करते हैं यह पृथ्वी पर परिस्थिति को इन्वायरमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी जो शब्द लेकर आए थे अर्नेस्ट हैकेल लेकर आए थे 1866 में, और इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में इसको पहली बार रूपांतरित किया था। अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन हो जाएगा पर्यावरण सम्मेलन हमने पहले ही पढ़ लिया था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के भौतिक घटक क्या हैं? तो देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो हमारे भौतिक घटक हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उनको जो है पढ़ नहीं पाता और पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी हमारे भौतिक घटक जंतु हैं, वनस्पति हैं, प्रवाहित जलवायु है या पारिस्थितिकी है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रवाहित जल, बहता हुआ जो जल है। देखिए एक मानव शरीर में 60 किलो जल होता है, इसमें से 11 गैलन जो पानी है वो इंसान 2 से 3 लीटर पानी डेली पीता है। यदि कम कर देगा, 11 गैलन पानी इंसान के शरीर में होता है, 70% पानी होता है। यदि इसमें से कम कर दे तो पानी की मात्रा कहीं ना कहीं इंसान के अंदर घट जाएगी जो उसको नुकसान देती है। तो ये चीज समझने लायक है। और जल चक्र क्या है? जल चक्र एक तरीके से बादल, समुद्र से पानी का आना, बादलों में बनना, बादलों से बरसना और फिर समुद्र में चले जाना, ये एक जल चक्र की प्रक्रिया है। तो काफी छोटे छोटे टॉपिक है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, मैं और ध्यान देता हूं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरण क्या है? देखिए काफी एग्जाम्स में आ चुका है। तो जो ओरण है वो पवित्र पादप है, पवित्र जंतु है, पवित्र पर्वत है, पवित्र वन है। तो ओरण जो है वो पवित्र वनों को कहते हैं ओरण। देखिए पवित्र वन इज द हॉटस्पॉट इमोर्टल एक्टिविटीज, है ना, पोच ऑफ हंटिस एनिमल्स, negligence, forget department, this garden became the headache instead of place of enjoy evening। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारना शुरू कर दिया है। प्रकृति अमर मानी जाती है। ओरण जो त्योहार मनाया जाता है, प्रकृति को हमेशा जीवित के रूप में देखा जाता है। पवित्र वनों को ओरण कहा जाता है। अपने आप में काफी लीजेंड क्वेश्चन था ये, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? देखिए क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट डी ऑप्शन। ये बहुत नागफनी की तरह नमकीन जो पानी होता है। द टर्म हेलोफाइट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड प्लांट कैपेबल नॉर्मल ग्रोथ सैली हैबिटेट एंड ऑब्लर सॉइल। सैपमन 1903 एक वैज्ञानिक थे, सिम्पर, उन्होंने 1903 में इस वर्ड की खोज करी थी। और ऐसे प्लांट्स जो साल्ट सॉइल में होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? देखिए जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल है क्या? एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फेयर इक्वलिटी शेयरिंग 12 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 90 दिनों तक ये प्रोग्राम चला था। 29 अक्टूबर को 2010 में नागोया जापान में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से, बायोडायवर्सिटी से संबंधित एक प्रोग्राम है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 17 है ना। कितने प्रतिशत भूमि? 17% भूमि को हमें वनों को देना होगा सीधा सीधा। 1978 में लाजोला कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सम्मेलन में ये बात रखी गई थी कि हम प्रकृति को किस तरीके से बचाएं। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति कौन सी सम्मिलित है? देखिए भारत की संकटग्रस्त जातियां जो प्रजाति है वो उसमें आ जाती है चंदन। रेड चंदन के ऊपर एक मूवी बनी थी पुष्पा, आपने देखा भी होगा, है ना। तो लगभग 14,35,662 प्रजातियां हैं। 30 लाख 10 करोड़ प्रजातियां हैं पूरी धरती पर अलग अलग प्रकार की। 30 लाख से लेकर 10 करोड़ प्रजातियां हैं। इनमें से पौधे की, वनों की, हर चीज है। लेकिन इनमें से 1/4 प्रजाति जो है 2050 तक खत्म हो जाएंगी। वो भी सीधा कहीं ना कहीं उसकी बड़ी वजह इंसान यहां पर दिखाई देता है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? देखिए ये कहते हैं 16 पश्चिमी घाट के। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट 39 स्थानों को विश्व धरोहर। पश्चिमी घाट भारत में क्या है? मैं अगर भारत का मानचित्र नीचे से बनाऊं तो ये गुजरात वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट यहां पर कहलाता है। मैं चित्र में दिखा देता हूं आपको। देखिए ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इनको हम वेस्ट बैंक कहते हैं। पश्चिमी घाट, वेस्ट बैंक। इधर की साइड अरब सागर है, इधर की साइड बंगाल की खाड़ी है।
भारत में वनस्पतियों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी घाट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण उत्पन्न होता है औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। जल प्रदूषण के बारे में हर साल 14,000 लोगों की मौत होती है, जिसमें से 580 भारत के लोग होते हैं जल प्रदूषण के कारण। चीन में 90% पानी जो है वो गंदा है, अमेरिका में 45%, 47% झील और 32% खाड़ी का। चीन में राष्ट्रीय विकास विभाग 2007 में एक बयान के दौरान चीन की 7 नदियों में जहरीला पानी और त्वचा के लिए हानिकारक है, ये ऐसी रिपोर्ट छपी थी चीन में। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो हमारा स्थित है कहां पर, ये आपको पता होना चाहिए, ये है असम में। काजीरंगा फेमस क्यों है? काजीरंगा राइनोसोर्स के लिए फेमस है। और यहाँ राइनोसोर्स की कितनी प्रजाति पाई जाती है? यहाँ राइनोसोर्स की लगभग 2613 डायनासोर्स पाए जाते हैं, जिसमें से 642 मेल हैं और 793 यहाँ पर हमारी फीमेल है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है ये है कि जो हमारी प्रकृति पर घटनाएं घट रही हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, तो इसमें सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो देखिए सर्वाधिक उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। काफी सारा सेशन अभी हमारा इसमें पड़ा है, तो अभी हम इस वीडियो को और थोड़ा सा शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए क्वेश्चन ये है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे पर्यावरण को। वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक है। दिए गए ऑप्शन में आपको देखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होती तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली होती, लेकिन ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो यहाँ पर आंसर है SO2। इसी की वजह से ताजमहल भी जो है वो पीला होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के सर्वाधिक योगदान के लिए कौन सी गैस का है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे नुकसान पहुंचाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में कितनी है? 0.036% है ओनली। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे अल्पजीवी क्या है? देखिए ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी जो गैस है वो मीथेन है, जिसकी उम्र सबसे कम मानी जाती है। पर्यावरण किसे कहते हैं? यहां से आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल, सबसे ज्यादा उम्र किसकी होती है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। सबसे ज्यादा समय तक जीने वाली गैस है ये। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में से होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज्यादा निकलती है, वो हमारी निकलती है नाइलोन। नाइलोन का मतलब क्या हो जाता है? नाइलोन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हम प्लास्टिक या ये हम निकालते हैं पर्यावरण से, इनसे निकलता है। प्लास्टिक का मतलब यह है जो हम पॉलिथीन वगैरह बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा समय तक यही रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि वातावरण को ये कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचाती होगी। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? ये मैंने आपको अभी बताया था। नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल सर्वाधिक लंबा यहाँ पर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन था, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड कहां से निकलता है? ये हमारा निकलता है उष्णकटिबंधीय मिट्टियों से। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।